हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर मैं आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ सक्रियण ऊर्जा के बारे में और आर्हेनियस सिद्धांत के बारे में। आप लोगों ने उस विषय वस्तु को कंप्लीट कर लिया होगा। अब उसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है सक्रियण ऊर्जा एवं संक्रमण अवस्था। इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये इस अध्याय का लास्ट टॉपिक है, तो आप लोग उसको ध्यान से कंप्लीट करने का प्रयास करें। और इसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि आपकी बुक में पीछे की ओर यानी अभ्यास में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं विषय वस्तु से संबंधित, तो उनको आप लोग कंप्लीट करने का प्रयास करें। और कहीं पर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझसे डिस्कस करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिए और साथ के साथ नोट भी करते रहिए। देखिए हमसे सक्रिय ऊर्जा एवं संक्रमण अवस्था, इसके बारे में चर्चा करें तो अभिकारक अणुओं को दी गई वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक हो, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। आप लोगों ने इससे पहले संघट्ट सिद्धांत पढ़ा है, मैंने आपको बताया है, और अब तक आपको यह बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि कोई भी क्रियाकारक अणु उत्पाद में कब परिवर्तित होते हैं? जब वो क्रियाकारक अणु सक्रिय हो। जब वो क्रियाकारक अणु क्या हो? सक्रिय हो, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़े, तब जाकर वो क्या हो सकते हैं? उत्पाद में रूपांतरित हो सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी क्रियाकारक अणु को सक्रिय होकर उत्पाद में रूपांतरित करने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, उस न्यूनतम ऊर्जा को क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको बता दी कि कोई भी क्रियाकारक अणु को सक्रिय होकर उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। जिसको अपन इस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं कि अभिकारक अणु मतलब क्रियाकारक के अणु को दी गई वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए या क्रियाकारकों को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखिए, सक्रियण ऊर्जा जो होती है ना, ये देहली ऊर्जा और अभिकारकों की गतिज ऊर्जा के मध्य अंतर के बराबर होती है। सक्रियण ऊर्जा जो होती है वो देहली ऊर्जा और अभिकारकों की गतिज ऊर्जा के मध्य अंतर के बराबर होती है। अब सक्रियण ऊर्जा अपन ने अभी पढ़ ली है, देहली ऊर्जा अपन पढ़ चुके हैं कि भाई कोई भी क्रियाकारक अणु प्रभावी संघट्ट कब करता है? जब उसके पास देहली ऊर्जा हो या देहली ऊर्जा से कुछ ज्यादा ऊर्जा हो। जब उसके पास देहली ऊर्जा या देहली ऊर्जा से कुछ ज्यादा ऊर्जा होती है, तब कोई भी क्रियाकारक आसानी से प्रभावी संघट्ट करता है और उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब आपको यह तो पता है कि भाई देहली ऊर्जा वो ऊर्जा है जिस पर कोई क्रियाकारक अणु प्रभावी संघट्ट करके उत्पाद में बदलेगा। ठीक है, अब यदि देहली ऊर्जा से ऊर्जा का मान ज्यादा है, किसी भी क्रियाकारक अणु के पास देहली ऊर्जा से ऊर्जा का मान ज्यादा है, तो जो ज्यादा वाला मान है ना, जो देहली ऊर्जा से ज्यादा है, वो ज्यादा ऊर्जा का मान क्या करेगा? उस क्रियाकारक अणुओं को गति प्रदान करेगा, उनको सक्रिय करने का कार्य करेगा। यानी देहली ऊर्जा तो वो न्यूनतम ऊर्जा है
जो उसे प्रभावी संगत करने के लिए चाहिए, परंतु देहली ऊर्जा से उसके पास ज्यादा ऊर्जा है, तो उस देहली ऊर्जा के बाद वाली जो ऊर्जा है ना, वो उस अणु को सक्रिय करेगी, उस अणु को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी। और जैसे ही वो गतिज ऊर्जा प्रदान उसको हो जाएगी, तो वो आसानी से प्रभावी संगठन करता है और उत्पाद में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर वही चीज दी हुई है कि सक्रियण ऊर्जा जो होती है वो देहली ऊर्जा और अभिकारकों की गतिज ऊर्जा के मध्य अंतर के बराबर होती है। यानी आप लोग देहली ऊर्जा में से क्या घटा दो, अभिकारकों की गतिज ऊर्जा को घटा दो, तो आपको सक्रियण ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो एक्टिवेशन एनर्जी को EA से अपन लिखते हैं, और यहां पर E देहली ऊर्जा माइनस E अभिकारक की गतिज ऊर्जा, इस प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक अपन ने एक बात समझी है कि भाई कोई भी अभिकारक अणु को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा, ताकि जिससे अभिक्रिया संपन्न हो सके या जो अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक होती है, उसे अपन सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और सक्रियण ऊर्जा का जो मान होता है वो देहली ऊर्जा और अभिकारक की गतिज ऊर्जा के मध्य अंतर के बराबर होता है। ये चीज अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे बात करें तो प्रत्येक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निश्चित होता है। होगा भाई आराम से। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि भाई कोई भी क्रियाकारक का जो अणु है ना, वो एक निश्चित ऊर्जा पर ही सक्रिय होता है। अब अलग अलग क्रियाकारक के अणु हैं तो वो अलग अलग ऊर्जाओं पर सक्रिय होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निश्चित होता है, जो ताप पर निर्भर करता है। भाई आप क्रियाकारक अणुओं को सक्रिय कैसे करेंगे, उनको सक्रियण ऊर्जा देंगे कैसे, तो वो अपन देते हैं ताप बढ़ाकर। भाई किसी भी क्रियाकारक अणु को ऊर्जा देते कैसे हैं, तो वो अपन देते हैं तापमान को बढ़ाकर। ठीक है, यानी कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर सक्रियण ऊर्जा जो होती है वो तापमान पर निर्भर करेगी। किस पर निर्भर करेगी? वो तापमान पर निर्भर करती है। और कुल प्रभावी संगठनों का अंश भी सक्रिय ऊर्जा से ही निर्धारित होता है। होगा ही सही भाई आराम से, क्योंकि सक्रिय ऊर्जा क्या कर रही है, ये उस अणु को सक्रिय कर रही है। क्रियाकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए सक्रिय कर रही है। और ये जो अपनी सक्रिय ऊर्जा है, ये देहली ऊर्जा से क्या है, ज्यादा वाली ऊर्जा है, अतिरिक्त ऊर्जा है, जो उस अणु को सक्रिय कर देगी। इसीलिए वो आसानी से आपस में प्रभावी संगठन करेंगे और आसानी से उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निश्चित होता है, जो तापमान पर निर्भर करता है। और कुल प्रभावी संगठनों का अंश भी सक्रियण ऊर्जा से ही निर्धारित होता है। यानी किसी अभिक्रिया के अंदर कितने प्रभावी संगठन होंगे, कितनी मात्रा में प्रभावी संगठन होंगे, ये किस पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा आपके सक्रियण ऊर्जा पर। ठीक है, आगे बात करें तो किसी अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है। यदि किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है तो क्रियाकारक के अणु, आपको पता है सक्रियण ऊर्जा का मान कम है तो क्रियाकारक के अणुओं को कम ऊर्जा देने पर ही वो आसानी से सक्रिय हो जाएंगे। और जब उनको कम ऊर्जा देने पर ही आसानी से सक्रिय हो जाएंगे तो उनमें क्या होगा, प्रभावी संगठनों की संख्या बढ़ेगी। और प्रभावी संगठनों की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है प्यारे विद्यार्थियों, कि किसी अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होता है वो क्रियाकारक के अणु उतनी ही कम ऊर्जा देने पर आसानी से सक्रिय हो जाएगा। और जब कम ऊर्जा देने पर ही सक्रिय हो गया तो प्रभावी संगठनों की संख्या बढ़ेगी, और प्रभावी संगठनों की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सक्रिय ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सक्रिय ऊर्जा का मान कम है तो अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा, और सक्रिय ऊर्जा का मान ज्यादा है तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। सक्रिय ऊर्जा का मान ज्यादा होता है तो अभिक्रिया का वेग कम होता है, सक्रिय ऊर्जा का मान कम है तो अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। इस प्रकार से ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अब बात करें अपन यहां पर सक्रिय ऊर्जा की, अपन ने पूरी तरह से बातें कर चुके हैं अपन। अब बात करने वाले अपन एक और वर्ड, संक्रमण अवस्था। इसका क्या मतलब होता है, तो देखो इस चीज को समझने के लिए अपन एक आरेख यहां पर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आरेख। ठीक है, ध्यान से इसको देखिए। स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया की गति, इनके मध्य आरेख बनाया गया है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया की गति, इनके मध्य क्या बनाया गया है, आरेख यहां पर बनाया गया है। ठीक है, यह आरेख जो है एक अभिक्रिया के लिए बनाया गया है, और वो अभिक्रिया मैंने आपको दे रखी है, देखो ए डैश बी यानी ए बी प्लस सी, ये दो क्रियाकारक हैं, एक तो है ए बी और एक है सी। ये दो अभिकारक हैं, ये आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं ए बी, यानी एक तो बनाएगा ए, एक तो बनाएगा क्या ए, और बनाएंगे बी सी। ठीक है, तो ये उत्पाद यहां पर ये बनाते हैं। अब जब ये क्रियाकारक उत्पाद में रूपांतरित होते हैं तो बीच में एक अस्थायी अवस्था आती है, बीच में एक अस्थायी अवस्था आती है, और इस अस्थायी अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं। अब ये आई कैसे, इसके बारे में चर्चा करें तो देखो, स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया की गति के मध्य आरेख अपन ने बनाया। अब देखो क्या होता है, ए डैश बी प्लस सी, ये क्रियाकारक है। मान लेते हैं क्रियाकारक की ऊर्जा प्रारंभ में इतनी है, कितनी है, इतनी ऊर्जा है ई आर के बराबर। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, इसलिए अपन ई आर लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्रियाकारक अणुओं की ऊर्जा कितनी है, ई आर के बराबर यहां पर है। ठीक है, अब आगे अपन क्या बात कर रहे हैं कि भाई जैसे जैसे अपन ये क्रियाकारक जैसे जैसे क्रिया करते जाएंगे आपस में, जैसे जैसे ये क्रिया करते जाएंगे आपस में, वैसे वैसे अभिक्रिया की गति क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि भाई जैसे जैसे क्या करते जाएंगे, ये क्रियाकारक क्रिया करते जाएंगे, वैसे वैसे अभिक्रिया की गति क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो यहां पर वही चीज हो रही है, जैसे जैसे ये क्रिया करते जाते हैं वैसे वैसे अभिक्रिया की गति क्या हो रही है, बढ़ रही है, अभिक्रिया की स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। और इस बिंदु पर जाकर देखो, जैसे ही लगातार यहां पर अभिक्रिया की गति के साथ लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है, इस बिंदु पर क्या होता है, ध्यान से देखना, इस बिंदु पर क्या होता है कि अभी ए और बी के बीच बंध है, बी और सी के बीच कोई बंध नहीं है। ठीक है ना, जैसे जैसे इधर से इधर अपन जाते हैं तो ऊर्जा लगातार बढ़ रही है। ऊर्जा बढ़ने के कारण हुआ क्या, ऊर्जा बढ़ने के कारण ये जो ए और बी के बीच जो बंध है ना, ये बंध धीरे धीरे टूटने लगेगा। क्योंकि आपको पता है ऊर्जा बढ़ने पर बंध कमजोर होने लग जाते हैं, ऊर्जा बढ़ने पर बंध कमजोर होने लग जाते हैं। यानी कि ये यहां पर क्रियाकारक की ये ऊर्जा थी, धीरे धीरे क्रियाकारक की ऊर्जा बढ़ रही है। क्रियाकारक की ऊर्जा बढ़ने के कारण इस ए और बी के बीच जो बंध ऑलरेडी बना हुआ है, ये बंध यहां से टूटने लगेगा, और ये बंध टूटने लगेगा, और ये बी और सी, इनके बीच पहले कोई बंध नहीं था, इनके बीच बंध बनने लगता है। यानी ए और बी के बीच बंध टूटने लगता है, बी और सी के बीच बंध बनने लगता है, और इस प्रकार से अपन इन दोनों को डैश डैश से प्रदर्शित कर देते हैं। यानी ए और बी के बीच बंध टूटने वाला है, बी और सी के बीच बंध बनने वाला है। तो जिस कंडीशन में टूटने वाला और बनने वाली ये दोनों कंडीशन साथ साथ होती है, तो वो एक अस्थायी अवस्था होती है, जिसे अपन संक्रमण अवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संक्रमण अवस्था कहते हैं।
और भाई उसके बाद क्या होगा, जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी तो क्योंकि ये तो अस्थायी अवस्था है तो यहां पर होगा क्या कि वापस यहां पर क्या होगा, इस ए व बी, देखो यहां पर ए व बी के बीच बंध टूटने की स्थिति में था, बी और सी के मध्य बंध बनने की स्थिति में है, तो अब क्या होगा, अब ए व बी के बीच बंध क्या हो जाएगा, ए व बी के बीच बंध टूट जाएगा और बी व सी के बीच बंध बन जाएगा, जिससे यहां पर उत्पाद का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब आप लोगों ने यहां पर क्या देखा कि भाई ए व बी के बीच बंध टूटना, बी व सी के बीच बंध बनना, ये दोनों कंडीशन कब आ सकती है, जहां तक इस क्रियाकारकों को इतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी, यहां से लेकर यहां तक की ये ऊर्जा, जहां तक क्रियाकारकों को यहां से लेकर यहां तक की ये ऊर्जा नहीं मिलेगी, ये वाली ऊर्जा यहां तक नहीं मिलेगी, वहां तक ये संक्रमण अवस्था का निर्माण नहीं करेंगे। भाई जहां तक किसी क्रियाकारक अणु ए बी और सी को इतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी, वहां तक वो इस संक्रमण अवस्था का निर्माण नहीं करेंगे और इसी ऊर्जा को अपन सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यानी कि क्रियाकारक अणुओं को संक्रमण अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यानी कि इस सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त करके ये क्रियाकारक अणु सक्रिय हो जाते हैं, जिसमें कुछ बंध तो टूटने की स्थिति में होते हैं, कुछ बंध बनने की स्थिति में होते हैं। इस अवस्था को अपन संक्रमण अवस्था कहते हैं। यह अस्थायी होती है, इसलिए जहां पर बंध टूटने की स्थिति में होता है वहां पर बंध पूरी तरह से टूट जाता है, जहां बनने की स्थिति में होता है वहां बंध बन जाता है और इस प्रकार से उत्पाद का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्रियाकारक की एंथैल्पी, ये उत्पाद की एंथैल्पी, इन दोनों में जो परिवर्तन आया वही अभिक्रिया के अंदर एंथैल्पी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये बात अपने यहाँ पर पढ़ ली है, किस प्रकार से किसी भी क्रियाकारक अणु को सक्रियण ऊर्जा प्राप्त होने पर वो संक्रमण अवस्था का निर्माण करता है और इस संक्रमण अवस्था टूटकर उत्पाद का निर्माण कर देती है। इस अभिक्रिया से अपन समझ सकते हैं। ठीक है, अब सर परिभाषा क्या बोलेंगे संक्रमण अवस्था की, तो देखो वो भी मैंने आपको बता दी कि अभिकारक सक्रियण ऊर्जा ग्रहण करके उच्चतम ऊर्जा की अस्थायी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। ये बताया मैंने आपको कि अभिकारक अणु क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा ग्रहण करके उच्चतम ऊर्जा की अस्थायी अवस्था प्राप्त करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं। और ये अवस्था प्राप्त कर अभिकारक क्या हो जाते हैं, उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी सक्रियण ऊर्जा और संक्रमण अवस्था की परिभाषा, जो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से एक जो अपना लास्ट टॉपिक था सक्रियण ऊर्जा और संक्रमण अवस्था, ये अपन ने यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। सभी प्यारे विद्यार्थी उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और ये वीडियो जो है आप लोग एक दो बार देखें, सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना लेसन 4 जो यहीं पर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसके आप लोग सभी क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थियों। बिल्कुल आप लोग जो है इस कोरोना काल में अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और बिल्कुल सभी सुरक्षित रहें और रेगुलर पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।